हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। तो आज का पर्टिकुलर सेशन हिंदी व्याकरण जिसमें वर्ण विचार सबसे पहले आता है, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वर्ण विचार को आप हिंदी व्याकरण का हृदय स्थल कह सकते हो, क्योंकि इसी से क्या बनी है, हमारी भाषा बनी है। तो वर्ण विचार पर आने से पहले बेटा मैं आपको भाषा, व्याकरण, लिपि, हमारी जो मानक भाषा है हिंदी, वो कैसे आई, लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि और व्याकरण में क्या अंतर है, इन सब के ऊपर मैं आपको बताऊंगी। बाद में हम अपने वर्ण विचार के ऊपर चलेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा उसका बेस तैयार करना जरूरी है। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है और उसकी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वो पेड़ उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनता है। तो हमें वर्ण विचार से पहले हमारी जो भाषा, व्याकरण, लिपि, उनका विकास किस तरह से हुआ, इन सब के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का ये पर्टिकुलर सेशन न सिर्फ आपके लिए एचटेट टीजीटी बल्कि पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीट प्लस बी, सीटेट यानी कि कॉमन पेपर जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण जो पोर्शन होता है 15 नंबर का या 10 नंबर का, जिसमें आपकी आती है, उससे संबंधित ही है आपका लेक्चर रहेगा। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस साइड इज कोकिन, मैं बेटा नेट जेआरएफ और मेरी परसेंटाइल कितनी थी जेआरएफ में, 99.55। चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बात करते हैं बेटा भाषा। जो भाषा है वो कैसे बनी है, यानी कि जो हम भाषा, जिस भाषा को आज हम पढ़ते हैं, वो चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो सबसे पहले उनमें क्या आता है बेटा, कर्ता, कर्म और क्रिया। इनसे क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ध्वनि, यानी कि मैं बोल रही हूं और मेरे बोलने से जो ध्वनि या आवाज निकल रही है वो आपके कानों में जा रही है। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है ध्वनि। ध्वनि से फिर आते हैं वर्ण, वर्ण से आते हैं बेटा अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य और वाक्य से फिर क्या बनती है, भाषा बनती है। वाक्य से फिर क्या बनती है, भाषा बनती है। इस तरह से जो ये क्रम है वो भाषा का आता है। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य, और इनको मिलाकर क्या बन गई, भाषा बन गई। अब ध्वनि क्या है, ध्वनि है बेटा उच्चरित या मौखिक रूप, यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं, और वो भी किससे करते हैं, मुख से करते हैं। किससे करते हैं, अपने मुंह से करते हैं। तो ध्वनि कहाँ से उच्चरित होती है, हमारे मुंह से उच्चरित होती है। तो वो रूप क्या है बेटा, वो जो रूप है, मौखिक जो रूप है, उच्चरित जो रूप है, वो कहलाता है ध्वनि। क्या कहलाता है, ध्वनि। आगे हम बात करते हैं कि ध्वनि मुख से निकली हुई हवा का वह है स्फोट, यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से नाद, स्फोट, उच्चारण निकलता है, और वो उच्चारण ऐसा निकलता है जिसके खंड नहीं होते। जैसे हमने बोला क, च, त, प आदि, जब हम इनको बोलते हैं तो इनका खंड नहीं होता। और ध्वनि से ही क्या बनते हैं बेटा, वर्ण बनते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो क्या है, ध्वनि है, और जब हम उसको लिख देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, वर्ण बन जाते हैं। यानी कि हमने बोला क, ध्वनि हमारे मुख से क्या निकली, क, और उस क को हमने लिख दिया तो वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया वर्ण। क्या बन गया, वर्ण। अक्षर क्या है, अब अक्षर है बेटा वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण सवास के एक झटके में होता है। जैसे मैंने बोला मैं, एकदम झटके से उच्चारण हुआ ना, तो वो क्या है बेटा, अक्षर है। तो ध्वनि, वर्ण और अक्षर में आप अंतर समझे। ध्वनि क्या है, मुख से उच्चरित होती है। वर्ण क्या है, जब हम उसको लिखित रूप दे देते हैं, जो आवाज हमारे मुख से निकली है उसको जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो बन जाता है वर्ण। और वर्ण क्या है, जब हम बोलते हैं तो झटके से किसी शब्द को, अक्षर को बोलते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, उच्चारण समास के एक झटके में होता है, तो उसको बोलते हैं हम अक्षर। अब बात करते हैं भाषा। भाषा के बारे में बेटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है। ये परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये परिभाषा दी किसने है बेटा, ये परिभाषा दी है बेटा कामता प्रसाद गुरु ने। किसने दी है ये परिभाषा, ये परिभाषा दी है बेटा कामता प्रसाद गुरु ने।
क्योंकि कामता प्रसाद जो गुरु हुए हैं बेटा, उसको हिंदी व्याकरण का पाणिनि माना जाता है। जैसे मैंने आदिकाल के अंतर्गत हेमचंद्र करवाया था और उसमें मैंने बताया था कि जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अनुशासन जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, वो क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है और किस भाषा का है? वो प्राकृत भाषा का है। तो उसमें हेमचंद्र को व्याकरण का पाणिनि कहा गया। तो हमारा जो हिंदी व्याकरण है, उसमें हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है बेटा? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जामिनर कभी-कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, भाषा से संबंधित कि भाषा की डेफिनेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये डेफिनेशन या परिभाषा किसने कह रखी है? तो आप बचपन से जो परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, वो परिभाषा किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु ने दी है, जिसको हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं। यानी जब हम किसी काम को करते हैं, कार्य को करते हैं, तो उससे पहले हमारे मन में विचार उत्पन्न होएंगे ना कि हम ऐसे सोचते हैं कि हमें ये काम ऐसे करना है, हमें ये काम ऐसे करना है। तो वो क्या है? हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। उस काम को करने से पहले हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और उन कार्यों में दूसरों की सहायता के लिए उसे विचार दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। यानी कि हमारे किसी काम को करने के पीछे उससे पहले हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुए और उन विचारों को हम किस प्रकार दूसरों के सामने प्रकट करें, यानी हम अपनी बात को कैसे दूसरों के सामने रखें कि वो हमारी बात को समझ जाए। तो उसके लिए हमें किसकी सहायता पड़ेगी? उसके लिए हमें भाषा की सहायता पड़ेगी। और जो जगत का अधिकांश भाग है, जो अधिकांश व्यवहार किस में होता है बेटा? या तो बोलचाल में होता है या लिखा पढ़ी में होता है। और भाषा क्या है? इस जगत का व्यवहार का क्या है? मूल है। आगे हम बात करें कि जब हम उपस्थित, इसको मैं मोटा-मोटा समझा देती हूँ बेटा, इसमें क्या लिख रखा है? इसमें बताया गया बेटा कि जब हमारे आस-पास जो लोग उपस्थित होते हैं या अपने घर परिवार में अगर हमें किसी से बात करनी है, तो तब हम किसका सहारा लेते हैं? हम भाषा का, यानी कि अपने विचारों का, जो बोलकर हम उनको अपनी बातें समझा सकते हैं। लेकिन जब हमें अपने विचार दूर-दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार, रिलेटिव रह रहा होता है और उसे हमें अपने विचार पहुँचाने हैं, तो किसको माध्यम बनाते हैं बेटा? हम लिखित भाषा को माध्यम बनाते हैं। यानी कि लिखित भाषा का उपयोग करते हैं ताकि हमारे जो विचार हैं, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे और उन भाव को हम उन रिलेटिव के साथ हम क्या कर सकें? व्यक्त कर सकें, उनके पास पहुँचा सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? लिखित भाषा का प्रयोग करना होगा। और जब लिखे हुए भाषा में शब्द की एक-एक मूल ध्वनि को पहचानने के लिए एक-एक चिन्ह नियत कर लिया जाता है और उसे ही क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं वर्ण। उसे क्या कहते हैं? वर्ण। यानी हमने पहले तो बोला, बोलने के बाद हमने उन विचारों को लिखा। विचारों को लिखने के लिए जिनमें वो शब्द प्रयोग किए गए, जो ध्वनि प्रयोग की गई हैं, उनके लिए क्या निश्चित कर दिया गया बेटा? उनके लिए एक चिन्ह नियत कर दिया गया और उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं वर्ण। अब बात करें कि ध्वनि कानों का विषय है। मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आपके पास पहुँच रही है, तो वो क्या है? किससे सुन रहे हो आप? अपने कानों से सुन रहे हो ना? और वर्ण क्या है? आँखों का विषय है। अब यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, वो किससे देख रहे हो आप? अपनी आँखों से देख रहे हो। ऑब्वियसली आप अपनी आँखों से देख रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ, वो किससे सुन रहे हो? अपने कानों से सुन रहे हो। तो ध्वनि क्या है? कानों का विषय है और वर्ण क्या है? आँखों का विषय है, जो ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। पहले पहल केवल बोली हुई भाषा का प्रचार था, यानी कि जो भाषा हम बोलते थे, अपने मुख से जो भाषा उच्चरित होती थी, उसी का प्रचार था। लेकिन पीछे से विचारों को स्थायी रूप देने के लिए कई प्रकार की लिपियाँ निकल गई, यानी कि जो भाषा हमारे मुख से उच्चरित हुई, उसको एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी कि वो लंबे समय तक बनी रहे, उसके लिए क्या आई बेटा? लिपि आई। और लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और लिपि निकालने के बहुत समय पहले तक लोगों में चित्रलिपि का प्रचार था। मोस्ट है बेटा। सबसे पहले अगर लिपि की बात करें तो सबसे पहले कौन-सी लिपि आई थी? चित्रलिपि आई थी। और जो ये चित्रलिपि है बेटा, ये आज भी हमारा जो पृथ्वी का जो भाग है, उसमें क्या है? ये प्रचलित है। ज्यादातर जो जंगली लोग हैं, उनमें ये चित्रलिपि का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे बेटा भाषा के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? भाषा के ऊपर। यानी कौन-सी भाषा? मानक भाषा, खड़ी बोली, जिसको आज हम संविधान के अंतर्गत मान्यता दे दी गई है और जो आज हम
किताबों में जो भाषा हिंदी की बात करूँ, खड़ी बोली, मानक भाषा, परिनिष्ठ भाषा जिसको आज हम पढ़ते हैं, उसका क्रम हमारे पास कैसे पहुँचा? तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जो हमारे देश पर पहले सबसे पहले कौन आए? आर्य आए। तो जो प्राचीन आर्य भाषा थी बेटा, उसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई। क्या आई बेटा? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत क्या है? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत बेटा आपके जो 4 वेद हैं, वो लिखे गए, उपनिषद संहिता जो आते हैं, वो किसके अंतर्गत लिखे गए थे? वो वेदों के अंतर्गत लिखे गए थे। और जो लौकिक संस्कृत या संस्कृत है, इसमें बेटा आपका जो रामायण और महाभारत है, वो लिखे गए थे। और जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो इसके अंतर्गत लिखी गई थी। पाली पाली में क्या था बेटा? जो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, जो 3 पिटक लिखे गए हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत में क्या था? प्राकृत में आया था बेटा, जो महावीर स्वामी है, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं। प्राकृत से आई है बेटा अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर निकली है सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश से फिर अलग-अलग जो भाषाएं हैं, जैसे कि सौरसेनी अपभ्रंश हो गई, महाराष्ट्री हो गई, अर्धमागधी हो गई, मागधी हो गई। जब हम भाषा का बिल्कुल डिटेल में जब टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, तब वहां पर इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हमारी हिंदी भाषा जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो मानक भाषा है, जिसको संविधान के अंतर्गत मान्यता दे दी गई है, वो हमारे सामने कैसे आई? तो अपभ्रंश से निकली बेटा सौरसेनी हिंदी, और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है बेटा पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत 5 बोलियां आई, जिसमें हमारी हरियाणवी भी शामिल है और खड़ी बोली भी शामिल है। और जो खड़ी बोली है, उसी को आज हम मानक भाषा या वर्तमान हिंदी के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये तो था बेटा आपका भाषा का क्रम। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश से आती है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से आती है हमारी वर्तमान हिंदी। आगे बात करें लिपि की। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने का जो ढंग है, वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। लेकिन अगर हम कामता प्रसाद गुरु की बात करें बेटा, तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में वे लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। और ये किसने कहा है बेटा? ये कहा है कामता प्रसाद गुरु ने। किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। अब हम प्राचीन समय की बात करें, तो प्राचीन समय में बेटा 3 लिपियां प्रचलित थी। कितनी लिपियां प्रचलित थी? 3 लिपियां। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो जो सभ्यता आई है, उसके अंतर्गत जो लिपि हमें देखने को मिलती है, वो आती है बेटा सिंधु लिपि, फिर आती है खरोष्टी लिपि, और फिर आती है ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है, इसी से हमारी कौन सी लिपि निकली है? देवनागरी लिपि, जो हमारी हिंदी की क्या है? लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के विकास से कौन सी लिपि उत्पन्न हुई थी बेटा? हमारी हिंदी की जो लिपि है, वो देवनागरी उत्पन्न हुई थी। जो खरोष्टी लिपि है बेटा, वो लिखी जाती है दाएं से बाएं। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। और जो देवनागरी लिपि है बेटा, वो लिखी जाती है बाएं से दाएं। जैसे हम आप यहाँ पे अक्सर देख रहे हो, ये ऐसे क्रम में चल रहे हैं, यानी कि बाएं से दाएं चल रहे हैं। अगर हम खरोष्टी लिपि की बात करेंगे, तो बेटा वो ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। तो प्राचीन समय में 3 लिपियां बताई गई, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही हमारी देवनागरी लिपि निकली। अब लिपि के विकास की अगर बात करें कि लिपि किस तरह से इनका जो विकास क्रम है वो चला, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा चित्रलिपि। क्या आती है? सबसे पहले आती है बेटा चित्रलिपि, फिर आते हैं इसके प्रतीक, फिर आते हैं इसके भाव, और भाव से फिर क्या बनती है? ध्वनि बनती है। यानी कि हमने कोई चित्र देखा, मान लीजिए किसी पेड़ का हमने चित्र देख लिया, फिर उसको हमने प्रतीक यानी कि चिन्ह दे दिया कि ये इस पर्टिकुलर पेड़ का नाम है। फिर उस पेड़ को लेकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए, और भावों को जब हम व्यक्त करेंगे, तो किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? ध्वनि की जरूरत पड़ेगी। अब जो ध्वनि लिपि है, इससे बेटा अक्षरात्मक और वर्णात्मक 2 लिपियां विकसित होती हैं। कौन कौन सी? अक्षरात्मक और वर्णात्मक। अक्षर यानी जिसमें अक्षर होंगे, और वर्ण यानी कि जिसके अंतर्गत वर्ण होंगे। अब ये वर्णात्मक क्या है? वर्णात्मक का मतलब है बेटा, जैसे कि ए यानी कि ए के जो शब्द या जो कर्म आएंगे, वो पहले रखे जाएंगे, बे के जो आएंगे, वो बाद में रखे जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी ऐसे वर्ण से क्या रखे जाएंगे? इनको रखा जाएगा। तो जो वर्णात्मक जो लिपि है बेटा,
वो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। और रोमन लिपि किसकी लिपि है? अंग्रेजी की लिपि है। अब अगर हम अक्षरात्मक की बात करें तो रोमन लिपि को छोड़कर जितनी भी लिपियां हैं भारत की, वो सब किसमें है? अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत हैं। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है, मैंने बताया था जो हमारी देवनागरी लिपि है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। अब ये ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि आई कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करें ब्राह्मी लिपि, तो इसकी दो शैलियां आई बेटा, एक तो आई दक्षिणी शैली और एक आई उत्तरी शैली। अगर दक्षिणी शैली की बात करें तो दक्षिणी शैली में आती है बेटा आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये दक्षिणी शैली में आती है। उत्तरी शैली जो आती है बेटा, उत्तरी शैली में आती है आपकी गुप्त लिपि और सिद्ध मातृका लिपि। और सिद्ध मातृका लिपि को ही क्या बोलते हैं? कुटिल लिपि बोलते हैं। और कुटिल लिपि जो सिद्ध मातृका लिपि है, इसी से दो लिपियां निकली बेटा, एक तो आई आपकी देवनागरी लिपि और एक आई आपकी शारदा लिपि। दो लिपियां आई आपकी देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। अब देवनागरी लिपि किस किस भाषा की लिपि है? हमारी हिंदी की, संस्कृत की, नेपाली की, गुजराती की, कोंकणी की, मराठी की। जो ये भाषा यहाँ पर दी गई है, इन सब की भाषा लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। अब अगर हम बात करें कि आपसे कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो संविधान है, जो आपका मूल संविधान है, उसके अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो उसके अंतर्गत बेटा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जब हमारा मूल संविधान बना था तब उसके अंतर्गत 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तब एक भाषा और जोड़ दी गई। कितनी हो गई? 15। जब 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में बेटा, तब 3 भाषाएं और जोड़ दी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया तो कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं हो गई। और 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, तब उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो जो संविधान का भाग 17 है, जिसमें 343 से 351 के अंतर्गत हमारी जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है, उन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन जो 8वीं सूची है संविधान की, उसके अंतर्गत हमारी जो 22 भाषाएं हैं, उनको मान्यता दे दी गई है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जीके का भी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना कि मूल संविधान जो हमारा संविधान है, उसके अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दे दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दे दी गई है। आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि आपको जो 22 भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, उनको आपको याद करना है। आगे अगर हम बात करें, आगे आता है बेटा व्याकरण। हमने भाषा के ऊपर बात कर ली, हमने लिपि के ऊपर बात कर ली। अब हम बात करते हैं व्याकरण के ऊपर। व्याकरण क्या है बेटा? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। हम बचपन से ये परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कि भाषा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना आ जाए। लेकिन बेटा होता क्या है कि भाषा के अनुसार व्याकरण बनता है, न कि व्याकरण के अनुसार भाषा। क्योंकि भाषा क्या है बेटा? परिवर्तनशील है। समय के अनुसार जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, वैसे वैसे क्या होता है? भाषा बदलती है। जैसे एक बोली है, किसी सीमित क्षेत्र में अगर उसको बोला जाता है तो वो बोली, अगर वो किसी विस्तृत क्षेत्र में अगर वो बोली फैल जाती है तो उसको भाषा का रूप दे दिया जाता है। जैसे एक समय पर ब्रज भाषा थी, एक समय पर अवधी भाषा थी, मैथिली भाषा थी, ये सब क्या थी बेटा? बोलियां थी। लेकिन जब ये किसी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगी तो इनको क्या दे दिया गया था? भाषा का रूप दे दिया गया था। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि जो व्याकरण है वो भाषा के अनुसार भाषा पहले बनती है और व्याकरण उसका बाद में आता है। व्याकरण सिर्फ ये बताता है कि अमुक शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है या उसका प्रयोग कम हुआ है। ये कौन बताता है हमें? ये सिर्फ व्याकरण बताता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे
जो व्याकरण संबंधी शास्त्र है, जो व्याकरण है, जो हमारा जो भाषा का पढ़ना, लिखना, शुद्ध बोलना आदि सिखाता है, तो उसके अंतर्गत बेटा भाषा के कुछ अंग होते हैं और जिनसे हमारा क्या बना है, जो भाषिक संरचना होती है, जिससे हमारा पूरा व्याकरण बना है, तो उसमें सबसे पहले आता है वर्ण विचार। जब हम व्याकरण को 3 भागों में बाँटते हैं, तो उसमें सबसे पहले आएगा वर्ण विचार, फिर आएँगे शब्द विचार और फिर आएँगे वाक्य विन्यास और इन तीनों से मिलकर क्या बना है, हमारा पूरा व्याकरण बना है। तो आज का जो पर्टिकुलर सेशन है बेटा वो है वर्ण विचार के ऊपर। तो हमने भाषा, लिपि, व्याकरण, लिपि कैसे आई, भाषा जो मानक भाषा है, स्टैंडर्ड जो भाषा है, खड़ी बोली जिसको संविधान में मान्यता दे दी गई है, उसको जो आज हमारे सामने है, उसका क्रम कैसे आया, इन सब के ऊपर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वर्ण विचार।